अह, बच्चों, आई थिंक दैट यू डू। आप जानते हैं कि ये टोटल लर्निंग जो है एक विजय सीरीज जो शुरू करने जा रहा है, यानी आपका 2023 में जो क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, हमारी टीम जो कर रही है वो सारे क्वेश्चंस को ऐसे एक्सप्लेन करे ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसी कारण से आज हम लोग जो लाए हैं इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपके 2006 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको कई पार्ट में बांटा गया है ताकि आपको आसानी से उस क्वेश्चंस को समझाया जाए। इसका मेन मकसद क्या है, जो भी आपको ये कराया जा रहा है, इसे ये समझाया जा रहा है कि जैसे अगर आप 2024 के एग्जाम में बैठे तो किस तरह से आप एग्जाम देंगे, कैसे क्वेश्चंस को समझेंगे और किस तरह से उस क्वेश्चंस को जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस जो आपके कोर्स को सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को आपको दे यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस को बताएंगे कि कैसे हम लोग उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कैसे उस क्वेश्चंस को हम समझेंगे और समझने के बाद कैसे हम जवाब दें कि मेरा कोई भी क्वेश्चंस का आंसर गलत ना हो, जिसके कारण हमारी रैंक पीछे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चंस जो करने जा रहे हैं वो देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कैसे समझेंगे। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा जो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद समझते नहीं कि क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या जवाब देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या जवाब देना पड़ेगा। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, वो क्वेश्चन, पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो है आपका द करेक्ट सिनोनिज्म फॉर। द करेक्ट, देखो क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ें। समय की मैं मानता हूं कि समय थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपके पास समय कम है, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगी तो हम उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, सिनोनिज्म। सिनोनिज्म देखिए, आपके एग्जाम में सिनोनिज्म मतलब क्या होता है, समनार्थ, यानी सेम वर्ड। यानी आपको सिनोनिज्म भी दे सकता है या आपको सेम वर्ड भी कह सकता है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपकी यादाश्त पे बैठता है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी आएंगे जो आप उसके प्रोनाउंसिएशन से ही उसके अर्थ को समझ जाएंगे, और कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिसको आपको समझने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए उस वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड है TAINTED, इसका सेम वर्ड इन चारों में से कौन होगा। अब ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इन चारों के अर्थ को जानेंगे तभी तो हम पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें वर्ड याद करने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स को ध्यान रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड है, कि हमें ये समझना है कि इस टेंटेड को, जो वर्ड है, ये टेंटेड वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो इस टेंटेड का मतलब जो होता है दूषित। देखो, मैं चाहता तो इसको इंग्लिश में ही लिख सकता था, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, दूषित वर्ड जो समझते होगे, जो चीज़ खराब हो जाए, बैड हो जाए, तो उसको इंग्लिश में हम लोग टेंटेड कहते हैं, नॉट फॉर यूजफुल। अब इसमें टेंटेड मतलब दूषित, तो इसी अर्थ का इन चारों में से कोई ऐसा शब्द है जो जिसका अर्थ यही दूषित होगा, जिसका अर्थ टेंट के तरह होगा, और इसीलिए इसे कहा गया सिनोनिज्म, यानी सेम वर्ड। तो जैसे हम कलमसी पकड़ते हैं, कलमसी मतलब होता है अनाड़ी, या आप कह सकते हो अननोन। प्लीजेंट जो होता है आनंददायक, है ना। कॉर्डियल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण,
ठीक है बेटा। और कंटामिनेटेड मतलब ही होता है दूषित। तो देखो ये तीनों तो इसके अर्थ से अलग है, यानी कलमशी, एक कलमशी लॉन्ग भी कहते हैं बेकार की चीज, यानी आप कह सकते हो उसको यूजलेस फेलो। तो यूजलेस फेलो कलमसी कहलाती है। प्लीजेंट्स जो आपको जॉय खुशी प्रशंसक देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको प्लीजेंट कहते हैं। उसके बाद रहता है कॉर्डियल। कॉर्डियल जैसे होता है जब भी हम देखते हैं मैत्री, कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन से बना है ये वर्ड। तो देखते होंगे ये तीनों जो आपके सामने ये वर्ड दिख रहा है, ये तीनों इसके अर्थ से अलग है। तो जब ये इसके अर्थ से अलग है तो हम क्या करेंगे, हमें मांग रहा है कि इसी के समान अर्थ वाला चाहिए। तो डिफिनिट है, इस फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, कॉन्टामिनेटेड। इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, है ना, कॉन्टामिनेटेड। इसमें क्या किया गया है, एक थोड़ी सी स्पेल एक दिक्कत है, यहाँ पे नहीं होगा, CONTAMINATED होगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही है, कॉन्टामिनेटेड यानी यहाँ पे इस ये अर्थ इसका साइनो है। तो बात समझ में आ गई, साइनो का मतलब तो समझ में आ गया बेटा। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा कह रहा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कह रहा है प्रीफिक्स, यानी यहाँ पे देखो ये 2017 का क्वेश्चन है। देखिए जो पूछा गया मैंने उसके बगल में ब्रैकेट लगा दिया गया है, उसे बताया गया है किस ईस्वी का है। तो देखो यहाँ पे कहता है ग्रीक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स समझते ही होंगे, हिंदी में हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़े ही होंगे, है ना। तो यानी कहता है कि एक वर्ड दिया एम्फी, एक वर्ड दिया एम्फी, वर्ड एक दिया है, और एम्फी वर्ड को कहा है कि बताइए अगर ये प्रीफिक्स के रूप में ये वर्ड आएगा, ये प्रीफिक्स के रूप में अगर वर्ड आता है तो इस एम्फी का मतलब क्या होता है। AMPHI, एम्फी का मतलब क्या होता है। देखो एक वर्ड जाने होगे एम्फीबियस, अगर साइंस के स्टूडेंट होगे तो इसका मतलब जानते होगे उभयचर। तो यहाँ पे देखो ये जो बीएस है ये दो सिलेबल एम्फी और बीएस, यानी इसके आगे ये लग गया, ठीक है, इसके आगे लग गया, एम्फीबियस लग गया बेटा। तो एम्फीबियस, तो ये क्या कहला गया आपका, प्रेफिक्स कहला गया ना, यानी प्री, यानी इससे पहले। समझ में आ रही बात। तो वही पूछ रहा है कि इस एम्फी का मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब आप उभयचर जानते हैं ना, उभयचर का मतलब क्या होता है, जो दोनों जगहों पर यानी एक जैसा हो, उभयचर जल और थल, वैसा जानवर जो जल और थल दोनों जगह रहे उसे हम एम्फीबियस कहते हैं। तो यहाँ डिफिनेट है कि एम्फीबियस, एम्फी का मतलब क्या काम करेगा, दोनों, बोथ। एम्फी का मतलब काम क्या करेगा, बोथ, कहीं पे भी। तो देखिए तो इसमें कौन सा ऐसा है जो इसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, डी, ऑन बोथ साइड, यानी एम्फी का मतलब क्या हो गया, ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ। अब बोथ साइड भी कह सकते हो, बोथ मीनिंग भी कह सकते हो, बोथ काइंड्स भी कह सकते हो। तो उस दो तीन तरह से इसको साइड्स भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम लोग काइंड्स भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया आपका, है ना। क्लियर है बच्चा। इसको हम लोग इंट्स भी, बोथ साइड्स, बोथ काइंड्स और बोथ इंट्स भी कहते हैं, यानी बात समझ में आया। एम्फी, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बेटा कि एम्फी एक प्रीफिक्स, ग्रीक प्रीफिक्स शब्द है जिसका मतलब होता है कि दोनों तरफ, दोनों छोर। ये अगर अर्थ होगा दोनों तरफ दोनों छोर, यही इसका मेन है। और इसका मैंने ये एम्फीबियस उदाहरण देके समझाया भी, है ना, कि एम्फीबियस उभयचर, वैसे यानी वैसा प्राणी जो दोनों जगह रहता, थल पे भी और जल पे भी। तो इसलिए इसके कारण इसका अर्थ हुआ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्लूरल नाउन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना है, क्या कह रहा है, सबसे पहला वैसा नाउन जो प्लूरल हो,
लेकिन उसको गलत रूप में बनाया गया हो, मतलब गलत बनाया, रूल्स को फॉलो नहीं किया। इन चारों में से ऐसा खोजना है जिसका प्लुरल गलत ढंग से यानी गलत रूल के अनुसार किया गया। क्लियर है बच्चों? तो गलत रूल के अनुसार किया गया, तो जैसे देखो ऑक्स है, तो ये ऑक्स आपका क्या है? सिंगुलर है। तो जब हम इसका प्लुरल बनाते हैं तो ऑक्स का प्लुरल जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑक्सन होता है। उसी तरह से अगर काफ है तो हमने क्या पढ़ा कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट प्लस y हो तो कॉन्सोनेंट तो आप जानते होंगे कि वॉवेल को छोड़कर जितने भी आते अल्फाबेट तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट के बाद y हो तो जब हम उसका प्लुरल करते हैं तो y को i में बदलकर es जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका था सी का, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको पढ़ाया एक रूल और कि अगर एफ या एफ ई ओ हो और जब हम उसका प्लुरल करते हैं तो एफ या एफ ई को भी प्लस ई एस में बदल देते हैं ना, तो काफ का प्लुरल क्या हो जाएगा? काप्स हो जाएगा, क्योंकि इस एफ को हमने क्या किया? भी में बदल दिया। उसी तरह से मैंने अभी जो पढ़ाया कि कॉन्सोनेंट हो और वाई हो तो y को हम क्या करते? आई में बदलकर es जोड़ते हैं। तो अगर फ्लाई है तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा? फ्लाइज हो जाएगा, क्योंकि y को मैंने आई में बदल दिया। क्लियर? उसी तरह से एक रूल आता है कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में है ना ओ एन हो तो ओ एन को हटाकर जब हम उसका प्लुरल करते हैं है ना, तो ओ एन को हटाकर उसकी जगह ए लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लुरल। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो सही है मेरा, यानी सही प्लुरल है, ये भी सही प्लुरल है और ये भी सही प्लुरल है। गलत कौन हुआ? काप्स, यानी यहाँ पे सही होना चाहिए था काप्स। और आपका क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों शब्दों में इंग्लिश वर्ड्स में कौन सा ऐसा प्लुरल वर्ड्स है जिसका प्लुरल गलत ढंग से किया गया है? तो इस आंसर, तो इसलिए इस तीसरा का जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा बेटा? तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा कि विच इज द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ प्लुरल नाउन, तो इसमें गलती कौन हो गया आपका? तीसरा का बी आंसर। समझ में आ गई? अब आइए चौथा नंबर। चौथा नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ये जानने के लिए बड़ा जरूरी है प्रोनाउन के काइंड्स को जानना, क्योंकि आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन पूछ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का काइंड्स में से, सारे काइंड्सों में से एक काइंड्स है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसको है? रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसको है? रिलेटिव प्रोनाउन कहता है टू कम एट द प्लेस ऑफ नाउन and join two sentences together and join two sentences together। बात समझ में आ गया बच्चों? यानी कहता है रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं बच्चों? जो संज्ञा के बदले आता हो और दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता हो। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है? हु होता है, विच होता है, दैट होता है, whom होता है, whose होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो देखिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन नहीं होगा?
तो वी तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। वी क्यों नहीं रिलेटिव प्रोनाउन होगा? क्योंकि वी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। थैंक यू। वी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरह देखो बेटा, आवर्स, आवर भी जो होता है, आवर जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पे हिमसेल्फ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं हम लोग? एम्फैटिक प्रोनाउन। और इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपका एग्जाम में, आपका यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप इसमें से देख रहे हैं कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, दैट। इसलिए आपका 4 का आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया बच्चों? बात समझ में आ गई कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हमने इन चारों में पहचाना। सबसे पहले तो हमें प्रोनाउन पढ़ना होगा, प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ने होंगे, उसको याद रखना होगा, और तब जाकर हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। नहीं तो ये अचानक से सिर्फ ऐसे पढ़कर इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक तो समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग जो देखते हैं वो अब आया एंथोनिज्म। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिनोनिज्म, यानी समानार्थक शब्द। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है एंथोनिज्म, ये आपका क्वेश्चंस 2016 में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट करता है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बेटा आप बढ़िया से तैयारी कर सको, आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। बच्चे जो नए नए तैयारी कर रहे हैं वो ये जान लें कि सिनोनिज्म किसको कहते हैं, एंथोनिज्म किसको कहते हैं। हम बार बार बोलते हैं सिनोनिज्म, एंथोनिज्म, ये सब आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप अपने तर्क के अनुसार उसका सिनोनिज्म और एंटोनिज्म है। 2023 के क्वेश्चन में कुछ अलग सा दिया है, तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कुछ साइनो रटने पड़ेंगे, कुछ एंटो रटने पड़ेंगे। तो उसी में से एक आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो। आप जैसे इस क्वेश्चंस में पढ़िए, क्या क्वेश्चंस है कि द एंथोनिज्म ऑफ यूटिलिटी, द एंथोनिज्म ऑफ यूटिलिटी, यूटिलाइट, यूटिलाइट कहते हो ना, यूटिलाइट है ना, यानी इसी से पता चला यूटिलाइजेशंस वर्ड से। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है? उपयोगिता होता है। तो अगर हिंदी में पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा? उपयोगिता का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो उपयोगिता का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अनुपयोगिता। ठीक है, तो विपरार्थक शब्द उपयोगिता का अनुपयोगिता होगा। हिंदी में तो चल गया, लेकिन इंग्लिश में काम कैसे चलेगा? क्योंकि यूटिलिटी से तो पता चल गया कि चलो भाई यूटिलाइट है, यूटिलाइजेशन से, है ना, तो उससे पता चल रहा है कि उपयोगिता है। तो अब उसके लिए देखना होगा। अब यहाँ पे देखो कन्वेनियंसी, इसका मतलब क्या होता है? सुविधा। पहले सारे वर्ड को जानना होगा। कैसे जानना होगा? अगर नहीं जानते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका दिक्कत हो जाएगा, आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आता है मफत। इसका मतलब होता है लपेटना या बेकार की बातें करना, यूजलेस स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है अक्षमता, और इसका मतलब होता है सप्रेस करना यानी दबाना। तो देखो, एंटोनिज्म में हम लोग क्या करते हैं या सिनोनिज्म में क्या करते हैं? जो नजदीक के शब्द लगते हैं कि ये लगेगा कि यही होना चाहिए, क्योंकि उपयोगिता का सुविधा तो होगा नहीं, उपयोगिता का दबाना तो होगा नहीं, उपभोक्ता का लपेटना तो नहीं होगा, लेकिन ये अनफिटनेस यानी ये डिफिनेट है, ये पूरी तरह से तो इसका एंटो नहीं है, लेकिन एट द डॉट मतलब उसके एकदम नजदीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका जवाब हमको यही यूटिलिटी, यूटिलिटी का जवाब हमको क्या देना पड़ेगा?
अनफिटनेस। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम लोगों ने ऐसा किया? ये बात समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चंस सेट नहीं करते, ये आपका एग्जामिनर जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं क्वेश्चन सेटर, वो अपने अनुसार वर्ड्स देते हैं। तो फिक्स हम लोग तो है नहीं कि इसका यही होगा, हिंदी में तो चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं कि जो नज़दीक मतलब लगता है कि ये इसके एकदम नज़दीक वर्ड आ रहा है, तो ओवरऑल हम उसी नज़दीक वर्ड को टच करते हैं। और इस कारण से यूटिलिटी का आंसर यहाँ पे क्या हो गया? अनफिटनेस फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। ये क्वेश्चंस देखो बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एडवर्ब फ्रेज? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको एडवर्ब जानना होगा कि एडवर्ब होता क्या है। ये बात आपको पहले एडवर्ब के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एडवर्ब होता क्या है, ये जानना पड़ेगा आपको। समझ में आया बच्चों? बिना देखो बिना ज्ञान का हम किसी प्रश्नों का सवाल जवाब नहीं दे सकते। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज भी है, ऐसा सब्जेक्ट भी है कि इसमें आपको नाउन है तो प्रोनाउन भी है। अगर नाउन का ज्ञान है, प्रोनाउन का ज्ञान नहीं है, तो भी आप गलत हो सकते हैं। अगर आपको एग्जेक्टिव का ज्ञान नहीं है, एडवर्ब का ज्ञान नहीं है, कंजंक्शन का ज्ञान नहीं है, तो आप तुक्का मारोगे तो 10 में से एक ही सही होगा, बाकी कोई सही नहीं होने वाला। क्योंकि इंग्लिश में, इंग्लिश क्या किसी भी सब्जेक्ट में तुक्का मार के जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बिना पढ़े सारा चीज़ आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो इंग्लिश में देखो आपको पूछ रहा है एडवर्ब फ्रेज, तो देखो एडवर्ब की पहचान कैसे होती है। सबसे पहले जानो एडवर्ब कहते किसको है। टू से, हम जनरल भाषा में बता रहे हैं, किताबी भाषा में इसकी परिभाषा नहीं बता रहे हैं। टू से अबाउट वर्ब, यानी जो क्रिया के बारे में बोले। टू से अबाउट वर्ब, इसकी पहचान कैसे होती है? हाउ टू आइडेंटिफाई, इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचान इसकी होती है, बहुत सरल सी पहचान है। वो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद होते हैं, कुछ एडवर्ब होते हैं कि अंतिम में। ज्यादातर एडवर्ब को अगर देखोगे कि अगर वर्ब के बाद आया हुआ है कोई वर्ड, और वो वर्ड वर्ब के बारे में बोल रहा है, तो वो वर्ड क्या कहला जाएगा? एडवर्ब कहला जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए वर्ब ये है और इस वर्ब के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए ये एडवर्ब नहीं हुआ। इसमें वर्ब ये है, लेकिन यहां पे ये वर्ब के बारे में है ना, ई डबल आर ए जो होता है आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक बड़ा ही अलग वर्ड दिया गया है ई डबल आर, है ना। ये अ वर्ड जो होता है ना, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है? टू डू मिस्टेक। ये भी एक वर्ब है। इस अ का मतलब क्या होता है? टू डू मिस्टेक, यानी टू डू मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती करना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, यहाँ सिर्फ वर्ब है, वर्ब के बारे में बोला नहीं गया। उसी तरह देखो यहाँ भी एक वर्ब है, अ माइल अर्ली इन द, ये एडवर्ब लग रहा है, लेकिन एडवर्ब फ्रेज यानी जो क्रिया के बारे में बोले, ये अर्ली सिर्फ क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज नहीं, ये एक एडवर्ब वर्ड है ना। एडवर्ब फ्रेज कैसे पहचानेंगे? देखो ये वेंट राउंड, यानी गो राउंड, है ना, गो अराउंड, ये एक आपका एडवर्ब फ्रेज है। गो राउंड मतलब होता है चारों तरफ घूमना, यानी घूमना, घूमना किधर? तो चारों तरफ। ये राउंड आकर किसके बारे में बोल रहा है? वर्ब के बारे में बोल रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है? चारों तरफ हो रही है। और इसलिए मेरा आंसर कौन होगा? ए आंसर होगा, यानी 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यानी 6 का आंसर हमारा क्या हो गया? गो राउंड, यानी गो का भी टू कहोगे सर, ये गो यहाँ वेंट है, तो गो का भी टू क्या हुआ? वेंट हुआ। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत?
अब देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ देखोगे कह रहा है क्या कि वी हैव सीन द फॉर, ये क्वेश्चन है हमारा, हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव सीन द फॉर। ठीक है, कहता क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि इज ए सेंटेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस, मतलब कहता है कि ये जो सेंटेंस बनाया, इस सेंटेंस को टेंस के किस स्ट्रक्चर्स के आधार पर बनाया गया। तो आपके सामने यहाँ पे चार टेंस दिया, एक प्रेजेंट परफेक्ट दिया, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया, तीसरा आपका सिंपल प्रेजेंट दिया, और चौथा आपका पास्ट परफेक्ट दिया। तो पहचानेंगे कैसे, पहले तो जान लो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस में स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस अरे यार, ठीक है, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर्स जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो हुआ वो क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो मेरे पास ये सारे स्ट्रक्चर हो गए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के आधार पे ही सेंटेंस का निर्माण होता है। तो देखिए आपके सामने लिखा वी हैव सीन द फॉर, और पूछ रहा है बताइए किस टेंस में बना हुआ है। तो देखिए वी आपका सब्जेक्ट हुआ, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ, सीन आपका भी थर्ड हुआ, और द फॉर ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताइए इन चारों में से किस स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस आपका बना दिख रहा है। तो साफ दिख रहा है कि जिसमें हैज हैव है तो इसमें भी हैव है, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि बना हुआ ये जो सेंटेंस है ये बना हुआ किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए विच इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। देखो एकदम एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, बात समझ में आ रही है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बच्चों, इस तरह की क्वेश्चन देगा ही हर साल, इनकरेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, ये सब आपको पूछता ही रहता है। समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बच्चों, पूछता ही रहेगा। तो कहता है आप पकड़ेंगे कैसे, तो देखो एक चीज पहले जान लो, हेल्पिंग वर्ब खासकर जो टू बी के सेंस में होते हैं, आगे अगर आप पढ़े होंगे तो ये चीज पढ़े होंगे कि जो टू बी होता है इज एम आर, है ना, या वोज वर, तो इसके साथ जो होता है हम लोग नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं या एग्जेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो आई एम अफ्रेड, आई एम, ठीक है, तो ये तो एग्जेक्टिव हो गया, ये एग्जेक्टिव हो गया, यहां तक तो सेंटेंस मेरा सही है। अब यहां से फिर सब्जेक्ट चला, देखो यू चला, यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर यहां बी लिया, और इसके बाद भी थर्ड लिया। तो डिफिनिट है ये सेंटेंस में कहीं पे गलती नहीं, क्योंकि मस्ट बी के बाद या तो मस्ट बी, या अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों, ये दो बातें जरूर याद रखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद बी आएगा तो कोई नाउन होगा,
या हेल्पिंग वर्ब, है ना, मोडाल वर्ब के बाद, मोडाल वर्ब के बाद अगर बी आता है तो हम वहां पे भी थट का प्रयोग करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये याद रखिएगा, दूसरी बात हमको ये याद रखना है कि मोडाल वर्ब के साथ हमेशा भी वन आता है। मोडाल वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, भी वन। तो यहाँ पे तो ये सही हो गया, सेंटेंस कहीं गलत नहीं हुआ, जो रूल ये फॉलो किया। ये भी देखो, ये मोडाल वर्ब है, तो मोडाल वर्ब क्या है ना, तो भी वन ले सकते हैं ना, रॉन्ग। तो मस्ट रॉन्ग, गलत। मोडाल वर्ब के साथ हम लोग ना यहाँ पे ये भी वन गलती करना भी हो सकता है ना, डू रॉन्ग भी कर सकते हैं, मस्ट रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू मस्ट रॉन्ग, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया। तो अब यहाँ पे सेंटेंस जो देख रहे होगे, क्लियर है ना। अब जो सामने देख रहे होगे यहाँ भी देखो, आई एम, तो यहाँ तक तो भी फोर हुआ। जब याद रखना, राइटिंग जब मोशंस के रूप में होगा तो यहाँ पे टू लगा है, इसलिए ये भी सही हुआ। अब उसके बाद अगर पर्पस दिखा रहा है, कोई वर्ब अगर पर्पस दिखा रहा है ना, ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे आपका आक्स फॉर, उसके बाद यू के लिए हमने क्या किया, योर का प्रयोग किया, ठीक है, और उसके बाद इसने एडवाइस डाला, ठीक है। तो यहां तक की सेंटेंस को चेक कर ली। अब यहां ये भी देखो, यहां पे सब्जेक्ट देयर है, देयर के साथ ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन ला सकते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, अभी अभी मैंने बताया था कि इसे वॉइस में बनाया जाए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वॉइस में लाया जाएगा तो हम उसे भी थर्ड भी कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्क सही है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया गया है ना। तो बात समझ में आए। तो अभी अभी तो यहाँ पे जो आपकी गलती होगी वो आंसर क्या होगा, बी, आई एम एफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, यू मस्ट बी रॉन्ग। क्योंकि देखो यहाँ पे इस कंडीशन को जानो कि अगर हेल्पिंग वर्ब है और नाउन है तो वहां पे हमको क्या लाना होगा, बी का प्रयोग कराएगा, है ना। लेकिन अगर यही पे वर्ब लाते तो यहाँ तो या तो ये होना चाहिए था कि मस्ट बी रॉन्ग या मस्ट डू मिस्टेक होना चाहिए था, है ना, या यू मस्ट मिस्टेक, या डू, या यू मस्ट मिस्टेक होना चाहिए, या डू रॉन्ग। तो यहाँ पे चूंकि रॉन्ग गलत है, ये रॉन्ग क्या है, नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या लाना चाहिए था, बी का प्रयोग करना चाहिए। आई एम अफ्रेड यू, आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, यू मस्ट रॉन्ग नहीं, यू मस्ट बी रॉन्ग। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चूज द वन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चूज द वन, इसमें क्या है, जो वर्ड है इस वर्ड को गायब कर दिया गया है। वर्ड इसमें था मॉडिकम, इसमें वर्ड जो था आपका क्या था, मॉडिकम। इस वर्ड्स क्वेश्चंस मेरे सामने नीचे भी है, तो इसमें एक वर्ड नहीं लिखा गया, मॉडिकम वर्ड नहीं डाला गया जो कि डालना चाहिए था। तो कह रहा है क्या कि ये जो वर्ड है इसके नियरेस्ट वर्ड कौन होगा इन चारों में से, इसके नियरेस्ट वर्ड कौन होगा इन चारों में से, इसको जानना है। बात समझ में आ रही। तो देखो मॉडिकम जो होता है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मॉडिकम, मॉडिकम का मतलब जाना हो, क्योंकि जब तक इसकी जानना नहीं जानोगे तब तक कैसे जानोगे। तो मॉडिकम का मतलब या तो निम्न कह दो या थोड़ी मात्रा कह दो, ठीक है। तो देखते होगे मीडियम, माध्यम, मीडियम हम लोग जानते हैं ना, बहुत बार हम लोग अक्सर देखते होगे, आप अक्सर ये देखते रहते होगे कि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मीडियम का मतलब क्या हुआ, माध्यम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, निम्न, यानी कम से कम कह सकते हो।
कम से कम। एटिक्वेट मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। और स्मॉल अमाउंट मतलब क्या होता है? निम्न राशि। ए स्मॉल अमाउंट मतलब क्या हो गया? छोटी राशि, या निम्न राशि भी कह सकते हो। जबकि आपका ये जो बोल रहा है क्या, इसमें राशि की तो चर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। शिष्टाचार की चर्चा तो नहीं कर रहा है। क्या पूछ रहा है? नियरेस्ट, यानी इस वर्ड का, इस वर्ड के अर्थ का इन चारों में से कौन ऐसा शब्द है जो इस अर्थ के एकदम नजदीक है? तो इस अर्थ के एकदम नजदीक हमारा क्या दिख रहा है? बी। और इसलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 9 नंबर समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? अब देखोगे 10, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि डैश few students who read for dash knowledge do not care for dash result। तो कहता है क्या कि, है ना, बात समझ में आया? तो याद रखो, फ्यू की एक फैमिली होती है। अगर फ्यू मतलब लगाए तो ये निगेटिव वर्ड है, इसमें मतलब हो जाएगा कोई नहीं सेंस में। और द फ्यू लगाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? जो स्टूडेंट आ जाएगा, जो विद्यार्थी। और अगर हम इसमें अ फ्यू लगाए तो कुछ एक स्टूडेंट, है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे चूंकि बात समझ में आए, तो कहता है कि यहाँ पे तीनों में क्या लगेगा? तीनों में द लगेगा, कि ए द लगेगा, कि ए एन द लगेगा, कि द एन द लगेगा। अब देखिए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कहता है डैश फ्यू स्टूडेंट्स हु रीड फॉर डैश नॉलेज डोंट केयर फॉर डैश रिजल्ट्स। अब वहां पे सेंस आता है कि वहां पे हम क्या लगा सकते हैं? अगर अ फ्यू लगाएंगे कि द फ्यू लगाएंगे, है ना? तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखना होगा कि देख रहे होगे किस स्टूडेंट की बात कर रहा है, किस स्टूडेंट की बात कर रहा है ना? कुछ स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? नॉलेज कर रहा है। किसके लिए नॉलेज कर रहा है? रिजल्ट्स के लिए नॉलेज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो रिजल्ट्स के लिए नॉलेज कर रहा है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? डिफिनिट नाउन हो गया। स्टूडेंट्स क्या हो गया? डिफिनिट नाउन हो गया। तो जो डिफिनिट नाउन हो गया, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया? द। नॉलेज के आगे कभी ए और एन नहीं लगता है, इसलिए यहां पे भी हमें क्या लगाना है? द। और रिजल्ट्स भी यहां पे क्या हो गया? डिफिनिट हो गया, इसलिए यहां पे भी हमको क्या लगाना है? द। तो क्या हो जाएगा? द फ्यू स्टूडेंट्स हु रीड फॉर द नॉलेज डोंट केयर फॉर द रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पे अर्थ के अनुसार जो आपको लगाना होगा, वो यहाँ पे द के जगह पे ए लगाना होगा। यानी कुछ स्टूडेंट्स जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, रिजल्ट के लिए ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ए द होगा, यानी अ फ्यू स्टूडेंट। क्योंकि ये तो खास नहीं ना हुआ, ये दोनों इसलिए खास हुआ है कि ये दोनों किसके लिए बात हो रही? इस स्टूडेंट के बारे में। और इसलिए पहले में आपको क्या लगाना पड़ेगा? अ फ्यू स्टूडेंट्स हु रीड फॉर द नॉलेज डोंट केयर फॉर द रिजल्ट्स। यानी कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो, है ना, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, है ना, रिजल्ट्स के लिए ध्यान नहीं देते। समझ में आ गई बच्चों? इसलिए हम पहले आपको द लगाए। क्यों लगाए? दिखाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये स्टूडेंट्स खास नहीं होने के कारण आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा है, और इसलिए आपको इसके आगे क्या करना होगा? ए का प्रयोग करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें तो आप लोग माहिर हैं, ये बहुत हल्का सा वर्ड है, डिक्शनरी।
इसमें कोई एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, ये स्पेलिंग याद रहेगी तो आराम से मार दीजिएगा। ये डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या होती है, कॉमन सा वर्ड है, ये 2014 में पूछा गया था और इसमें आप आराम से जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा अपोजिट, यहाँ पे देखो करा अपोजिट यानी विपरार्थक शब्द किसका, एरोगेंट। ये तो सबको पता है, एरोगेंट मतलब अहंकारी होता है, अहंकार जो बोलते हैं, एरोगेंट दिखाते हो, अहंकार दिखाते हो, तो एरोगेंट दिखाते हैं। एरोगेंट का मतलब हर कोई जानता है कि एरोगेंट होता क्या है। अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे देखोगे सिंसियर, तो सिंसियर मतलब अगर हम सक्रिय भी दे सकते हैं, मतलब एक्टिव भी कह सकते हैं सिंसियर का मतलब। ग्रेव का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, गंभीर कह सकते हैं, है ना। ये नहीं है वर्ड, ये आपका वर्ड नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ वेन है, VAIN, सिर्फ क्या है आपका आंसर क्वेश्चन में, है ना, वेन, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसको सिंसियर भी कह सकते हो, सक्रिय कहो, सच्चा कहो, एक्टिव कहो। और इसका हिंदी क्या होता है, व्यर्थ। और हम्बल का हिंदी क्या होता है, विनम्र। बात समझ में आ रहा है बेटा, विनम्र। तो डेफिनेटिव पूछ रहा है कि अहंकार, जो अपोजिट पूछ रहा है एरोगेंट। बात समझ में आ रही कि एरोगेंट का आपका विपरार्थक शब्द, है ना, पूछ रहा है। एरोगेंट दिखाते हो, अहंकारी दिखाते हो, तो इसको अहंकारी देते हैं, है ना। तो एरोगेंट अहंकारी का क्या होगा, अहंकारी या अहंकार का क्या कहेंगे उल्टा, विनम्र कहेंगे। अहंकारी है तो वो क्या हो गया, विनम्र हो गया। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी 12 का जो आंसर है वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, वो आपका 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चंस को समझिए क्या पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, फिल द करेक्ट वर्ड, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, दिस इज अ रिलीजियस। अब यहाँ पे देखो कहता कि क्या भरे, तो क्या भरे कैसे भरते हैं, ध्यान दो। ये रिलीजियस क्या है, एक तरह से आपका एग्जेक्टिव है, धार्मिक, ये एक विशेषता है, धार्मिक विशेषता है। तो डिफिनिट है, इसके बाद हमको क्या लाना होगा, नाउन। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जेक्टिव के बाद हम लोग किसका प्रयोग लाते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। रिलीजन रहता तो नाउन हो जाता, लेकिन रिलीजियस है तो इसलिए ये एग्जेक्टिव है। अब एग्जेक्टिव के बाद नाउन का, अब देखते हैं यहाँ पे, है ना, कि कैसे यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सही। और ये एक एडवर्ब है, ये एक क्या है, एडवर्ब है। राइट मतलब होता है रीति, और ये क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब होता है विरोध करना या विद्रोह करना, नहीं, राइट कहते ना, विद्रोह कर दिया या नारा लगा दिया, है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या, दंगा करना, विद्रोह करना। बात समझ में आ रहा है, यहां तक तो समझ में आ गई। और जो आप देख सकते हो मैनर, इसका मतलब होता है जागीर, ये भी नाउन है। लेकिन धार्मिक जागीर तो नहीं होती है, धार्मिक रीति रिवाजें होती हैं। और हम तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह ये वर्ब है, विद्रोह करना, तो एग्जेक्टिव के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, एग्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। और नाउन का जब प्रयोग करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो डिफिनेट है, फिर थोड़ा सा अर्थ को समझेंगे। तो कहता है कि दिस इज अ रिलीजियस, है ना, दिस इज अ रिलीजियस। अब यहाँ पे धार्मिक जागीर होगा, कि रिलीजियस राइट होगी, रिलीजियस धार्मिक रीति होगी। और इस कारण से हमारा आंसर क्या होगा, 13 का आंसर हमारा बी होगा। क्लियर है बच्चों, 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए, है ना, इसमें आप देखिएगा,
आपका विच इज इनकरेक्टली स्पेल, इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्टली स्पेल है। देखो इसमें साफ पता चल रहा है कि यही होगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट स्पेल होगा एक्सेप्ट। ये आइल है, आइल इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है गलियारा, इसका मतलब होता है, ये बेसिस है, इसका मतलब क्या होता है आधार। ये नेव है, NAEVE, ये एक नेव है, इसका मतलब होता है दाग धब्बे जो जनरेशन से होते हैं, जन्म जातीय। ये नेव का मतलब होता है ना, जो आप कंजेंशियल मोल कहते हो, जो मोल होते हैं जनरेशन वाइज, है ना, इसको कहा जाता है। मतलब समझ में आया, ये त्वचा पे होने वाले, त्वचा पर होने वाले जन्मजातीय दाग धब्बा, त्वचा पर होने वाले जन्मजातीय जेनेटिक, ये एक जेनेटिक जब होगा जन्मजातीय धब्बा या दाग या मोल, कुछ भी कह दो, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया। तो कह रहा है कि इन सब के स्पेलिंग सही है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी सही स्पेलिंग कौन होगी, ACCPT, और इसलिए 14 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए, विच इज द करेक्ट सेंटेंस, फिर आ गया, फिर से करेक्ट सेंटेंस आ गया। करेक्ट सेंटेंस को समझना बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है। देखिए ये द कैट आया, ये द इसलिए इसके आगे लगा क्योंकि किस बिल्ली की बात कर रहा है जो पूरा दूध पी गया, इसलिए यहां तक तो सही था। ये V2 भी लिया, वर्ब का दूसरा रूप ड्रिंक का V2 ड्रैंक होता है, यहां तक तो सही था। द भी सही था क्योंकि दूध पिया बिल्ली ने, इसलिए दूध डिफिनिट नाउन हो गया, इसलिए द लिया। लेकिन होल मतलब तो छिद्र होता है, यहाँ पे होल होना चाहिए था, और इसलिए ये गलत हो गया, यानी ऑल मिल्क होगा, यहाँ पे होल का भी प्रयोग नहीं होगा, ये सेंटेंस में इस वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, और इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। उसी तरह देखो V1 के बाद ऑब्जेक्ट सही है, लेकिन यहाँ कम के साथ हियर का प्रयोग नहीं सेंस होना चाहिए, यहाँ कम के साथ हेयर का प्रयोग होना चाहिए, कम हेयर प्लीज, इसलिए ये दूसरा वाक्य भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद CD को देखते हैं, क्योंकि सी सही है। ठीक है, हम लोग अगर कहेंगे आई के साथ V2 होल्ड का हेल्ड, द हॉर्स पूरी जाति का जब हम बोध कराते हैं तो हम उसको, अब बाय द मेन, मेन मतलब बाल होता है, जैसे जिसका भरा बाल होता है, जैसे शेर के बाल होते हैं ना उसको मेन कहते हैं, या घोड़े के बाल होते हैं, तो घोड़े पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो अगर उसका लगाम ना लगा हुआ रहे तो हम उसके बालों को पकड़ के चढ़ते हैं, तो माध्यम मेरा क्या बना, बाल। और जब कोई मटेरियल नाउन माध्यम बनता है तो वहाँ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ बाई के जगह पे विथ का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। यानी तुमने हॉर्स को हिल्ड किया किसके यहाँ, उसके बालों से, और इसलिए यहाँ विद का प्रयोग हुआ, और इसलिए मेरा पूरा सेंटेंस सही हुआ, द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। और इसमें तीनों में द का प्रयोग हुआ, क्योंकि देखो यहाँ द क्यों लगेगा, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहेगा, तो ये अपने आगे द लेगा। और यहाँ द क्यों लगा, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ द क्यों लगा, ये भी पूरी जाति पूरे फॉरेस्ट की बात कर रहा है, और इसलिए ये तीनों में द का प्रयोग होगा, और इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लियर है। अब देखो 16 नंबर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज टेकन बाय, ये तो आपको रटना पड़ेगा बेटा, कि ये किताब का नाम है, कि ये जो है किस किताब से लिखा गया, किस किताब में ये लिखा गया, किसने लिखा है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर किसने लिखा, तो ये रटना पड़ेगा कि ये टैगोर जी ने लिखा है, ये टैगोर जी ने लिखा है, और इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 16 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे इन सब जो लिखे हैं इन लोगों ने बहुत सारे लिखे हैं,
आपके, लेकिन ट्वेल्थ जो टेंथ के इंग्लिश है सीबीएसई बोर्ड का, उसके अनुसार आपको ये होगा टैग, ठीक है। नेक्स्ट जो है द इनकरेक्टली रिटेन वर्ड, इसमें कुछ गड़बड़ा दिया इसमें, इस क्वेश्चंस में थोड़ी सी, जो आपके एग्जाम में दिया था वो दिए हुए था ये स्पेलिंग BACE करके दिया था, और इसलिए ये गलत है। बाकी सब एनी मोर, फुटबॉल, मोर ओवर, ये सही है। बाकी गलत जो आपका है बी, क्योंकि उसमें बेसबॉल का स्पेलिंग दिया होता BACE BALL, ठीक है। 17 नंबर समझ में आ गया। 18 नंबर में देखो कि व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब। 18 नंबर में है ना, कहता है कि कौन सा वर्ड है जो ये इसमें क्वेश्चंस था बेटा कि व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब सेक्रेट अंडरस्टैंडिंग। सेक्रेट एक है, सेक्रेट अंडरस्टैंडिंग, सेक्रेट अंडरस्टैंडिंग in order to deceive somebody, in order to deceive somebody, in order to deceive somebody। यानी यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब। ये एक लाइन दिया आपको, ये एक लाइन दिया आपको, कह रहा है क्या कि इसमें बताना है कि इस लाइन का अर्थ सेक्रेट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू, है ना, डिसीव समबडी। तो सबसे पहले सबकी हिंदी जाने, क्लूजन यानी मिली भगत, यानी टू मीट टुगेदर एंड कॉन्स्पायरेसी, मिली भगत। बात समझ में आ रही है? कॉन्स्पायरेसी यानी कॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मिली भगत। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है कि व्हाट इज द, है ना, सेक्रेट ऑफ, है ना, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब, यानी सेक्रेट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी, यानी इसका हिंदी क्या होगा, कोलाइजन, टकराव, कोलाइजन। बात समझ में आ रही बच्चा? कोलाइजन, कोलिशन, कोलाइजन मतलब क्या होता है, टकराव। कैप्टिवेट मतलब क्या होता है, मोहित करना। एल्यूसिव मतलब क्या होता है, छल करना। समझे बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो यहां कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैसी सेक्रेट अंडरस्टैंडिंग को बताइए जिसके तहत किसी को धोखा दिया जाए। डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो किसी को धोखा देना, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस पूरे लाइन को शो कर रहा है, पूरे लाइन के अर्थ को? तो डेफिनेट है, छल कर रहा है, धोखा दे रहा है। यानी इस लाइन को बताने वाला कौन है हमारा, एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब क्या होता है, छल करना। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ये समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो हमारा देखेंगे वो है आपका टू बी टेकन अबैक मीन्स, टू बी टेकन अबैक ये एक फ्रेज है, इंडियम आइडियम एंड फ्रेजेस वर्ड है। टू बी, है ना, टेकन अबैक मीन्स, है ना, इसको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है, टू बी टेकन अबैक मतलब क्या होता है, तुरंत, अचानक, है ना। इसका मतलब होता है क्या, अचानक से। इसका मतलब क्या होता है, अचानक से। अब इसके अनुसार देखो, रिटर्न्ड मतलब लौटाना, बिकमिंग वाचफुल यानी क्या कहते हैं, आगे की ओर देखना, बिकमिंग वाचफुल आगे की देखना, बिकमिंग एंग्री गुस्सा होना, और सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, आश्चर्य या अचानक से, है ना। टू बी टेकन अवे के, अचानक से, या सडनली भी बोल सकते हो, या आश्चर्य से।
भी बोल सकते हो। और इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, सरप्राइज्ड होगा, ये नहीं होना चाहिए। क्या होगा, आश्चर्य से। और इसका आंसर क्या होगा, सरप्राइज्ड। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इसका मतलब होगा आश्चर्य से, यानी इसका अर्थ बताएगा क्या, सरप्राइज। क्लियर। हाँ, क्या? नहीं, आई वॉज वर्किंग। एक चीज ये भी ध्यान दे लो, नेक्स्ट जो आ रहा है आवाज जा रही है, तो 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर। तो एक स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना, जब टू एक्शंस वन सेम टाइम में हो और वाइल के साथ हो, तो वाइल के साथ जब होगा, तो वाइल के साथ जब दोनों एक्शन होगा, तो दोनों को आंसर जो बनेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। वाइल के साथ जब बनेगा तो उसमें क्या बनेगा बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस में दोनों बनेगा। क्लियर है, दोनों किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो आई वॉज वर्किंग यानी मैं काम कर रहा था और मेरा भाई क्या कर रहा था, तो यहाँ पे स्पेलिंग छूट गया है ना। तो देखोगे यहाँ पे जब ये पास्ट है तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाज स्लीपिंग। इस बात को याद रखना कि यदि एक ही समय में दो क्रिया हो रही हो तो दोनों क्रिया को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं जब वह वाइल के साथ आता है। क्लियर है, यानी वाइल आई वाज वर्किंग वाइल माई ब्रदर वाज स्लीपिंग, यानी इसका अर्थ हुआ कि मैं काम कर रहा था और मेरा भाई सो रहा था। यानी जब मेरा भाई सो रहा था तो मैं काम कर रहा था, यानी दोनों क्रिया एक ही समय में हो रही थी, इसलिए दोनों क्रिया को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। यहां भी देखो, ही कट द एप्पल। याद रखना, जब कभी, याद रखना इस बात को हमेशा, वेनेवर, जब कभी माध्यम मटेरियल नाउन के द्वारा के सेंस में, के द्वारा के सेंस में हो, मटेरियल नाउन के साथ विद का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। तो देखो मटेरियल नाउन या थिंग्स मटेरियल थिंग्स है ना। तो जब भी यहां देखो, उसने काटा किसके द्वारा, उसने काटा किसके द्वारा, चाकू के द्वारा, तो ये एक मटेरियल थिंग्स है। तो मटेरियल थिंग्स होगा तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, विद का प्रयोग करेंगे। इसलिए 21 का आंसर क्या होगा, है ना। बाय का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं, ट्रैफिक इंस्ट्रूमेंट या कोई माध्यम जैसे चेक के साथ, है ना, चेक बाय चेक देते हैं, बाय, अभी अब हम लोग करते हैं ना बाय पेटीएम, है ना, बाय पेटीएम करेंगे, है ना। तो ये जब हम लोग, ये जब प्रिपोजिशन में बाय का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, अलग होने के भाव में, जब हम किसी चीज से अलग होने का भाव है, ओरिजिन का भाव है, बहुत सारा इसमें बनेगा। थ्रू यानी पासिंग, यानी हम लोग कोई डेंसिटी से गुजरते हैं तब हम वहां पे थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो विद का प्रयोग कई सेंस में करते हैं, उसमें से एक सेंस ये भी है कि जब कभी के द्वारा के सेंस में कोई मटेरियल नाउन हो या मटेरियल थिंग्स के साथ हो, ये तो विद का प्रयोग करेंगे और वहां पे के द्वारा का सेंस आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो, वन अगर सब्जेक्ट बन के आता है तो इसका पोसेसिव एग्जेक्टिव वंस ही होगा। वन अगर सब्जेक्ट बनकर आता है तो इसका पोसेसिव एग्जेक्टिव वंस ही होगा, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन एम्पैटिक प्रोनाउन वन सेल्फ होगा। वन सब्जेक्ट ही रहेगा, तो देखो ये सब्जेक्ट बना, और यहाँ पे हमको वन के अनुसार ना हम वन ले सकते, ना हिज ले सकते, ना हर लेते हैं। यहाँ पे वन मस्ट मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, है ना, क्योंकि इसके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा, और इसलिए 22 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है बच्चों।
23 में कह रहा है क्या? अरे यार, देखो लिखे हुए भी हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है बेटा, आई सेड टू हर। अच्छा, इसने क्वेश्चन ही को ऑप्शन में दे दिया। देखो ये है क्वेश्चन, ये आपका क्या है बच्चों? ये नरेशन का क्वेश्चन है जो आपके 2006 में पूछा गया था कि आई सेड टू हर आर यू अ वेजिटेरियन। और इसको उसने, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मिसटाइप है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर यू अ वेजिटेरियन को डाला गया। क्लियर है? तो देखो, ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग नरेशन में जानते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। दूसरा देखते क्या है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है। तो देखिए इंट्रोगेटिव में है। रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में है ना, कैसे पहचान लिए बच्चों? है ना, इंट्रोगेटिव सिंबल। अगर आप नरेशंस पढ़े हुए रहिएगा तो नरेशंस पढ़े रहने पे आपको पता चलेगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम विथ या वेदर लगाएंगे, पहला रूल। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम लोग आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं या इंक्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? और रिपोर्टेड स्पीच को बदल देंगे, यानी इंट्रोगेटिव को बदल देंगे असर्टिव में। इंट्रोगेटिव को किस में बदल देंगे? असर्टिव में। अब चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि मेरा तीनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले पहला बी नंबर जो दिख रहा है आपको, ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दो कारण है। एक तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का तो प्रयोग नहीं किया। दूसरा क्या किया? टोल्ड किया, जबकि टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड होगा, इसलिए भी। तीसरा क्या किया? इस इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही रहने दिया, असर्टिव में नहीं बदला, और इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शंस में देखते हैं, देखो यहाँ डिमांडेड कर दिया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नरेशन के रूल में कहीं भी ये नहीं पढ़ाया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिमांड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं, है ना। तो देखो इंक्वायर्ड, हम आक्स, मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हम लोग आक्स भी लगा सकते हैं और इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, है ना। तो देखो थोड़ी सी टाइप गलत हो गई। यहाँ पे जो सही आंसर इस तरह से बनेगा कि ही इंक्वायर्ड ऑफ हर। ठीक है? ऑफ को छोड़ा गया, आई, तो यहाँ पे आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हो गया। अब बदलते हैं, ये सेकंड पर्सन, सन का फॉर्मूला आपके सामने है, 1 2 3। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? हर है। यहाँ यू क्या है? नॉमिनेटिव केस है, तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? सी। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह, चलो इसने इफ लिखा, सही है। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट में है, सिम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है टेंस, है ना, एक्शनलेस है। तो इज एम आर किस में बदल जाएगा? वाज वर्ब में। तो वोज सी के साथ हमने क्या लगाया? वोज लगा। और वेजिटेरियन एक नाउन है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और इस कारण से थोड़ी सी इसमें टाइप मिस्टेक नहीं रहती, तो हमारा आंसर ये होता, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर इफ सी वाज अ वेजिटेरियन। इसलिए ये बात समझ में आ गया कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसस्पेल्ड वर्ड देखना है भाई, कि इसमें से फिर वही वाली आंसर आ गई कि इसमें गलती जो आपका क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है, ACCEPT, है ना। इसमें भी type- ठीक है। तो इसमें देखिए एक्सल, साइट, नेव, हाँ सही दिए गए। तो इसमें जो गलती है आपका है डी, क्योंकि ये सब स्पेल, साइट का स्पेलिंग, एक्सल की स्पेलिंग, नेव की स्पेलिंग सही है, और इस कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
24 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो, हर टेम्परेचर हैज सोड। एक चीज याद रखना, जहां पे भी रेट, परसेंटेज, रेशियो, है ना, है ना, ये सब अगर दिखाएगा तो हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। और चूंकि देखो यहाँ पे पूछ रहा है 160 डिग्री, हर टेम्परेचर जो था, तो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी यहाँ पे हम टेम्परेचर ये सब की जब बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बेटा, एट का प्रयोग करेंगे। और इसलिए हमारा आंसर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये सारे क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चन आपको समझाया गया। इसे आपको ये भी देखना होगा कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए उसमें से 2 पॉइंट आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली पॉइंट कि कुछ मेमोरीज में डालना होगा, यानी आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी जैसे सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि ग्रामर के रूल्स को जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपने इन 25 क्वेश्चंस में जरूर देखा होगा कि हर क्वेश्चंस अलग अलग ग्रामर के चैप्टर के अनुसार है, इसलिए आपको सारे चैप्टर जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर एक बार देखिए, समझिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो 2024 की तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। धन्यवाद।